Hello students, today we will read SST Part 2, Geography, Chapter 7, Human Environment, Settlement, Transport and Communication. So आज हम आपके भूगोल विषय में मानवीय पर्यावरण, उसके अंतर्गत बस्तियाँ, परिवहन और संचार साधन ये पढ़ने वाले हैं. So listen carefully and look at this video. Let's see. In chapter 1, you have learned that early human beings depended entirely on nature for food, clothing and shelter, but with time they learn new skills to grow food, build home and develop better means of transport and communication. In this way, they modified the environment where they lived. आपने अध्याय 1 में जो है पढ़ चुके हैं कि प्रारंभिक मानव है ना क्या होते हैं, भोजन, वस्त्र और आवास के लिए पूर्ण रूप से प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन समय के साथ उसने नए कौशल विकसित करके खाद्य पदार्थों का उत्पादन, घर बनाने, यातायात एवं संचार के बेहतर साधनों का विकास किया. इस प्रकार उसने अपने आवास के वातावरण को अपने अनुकूल बना लिया. अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें? बस्तियाँ है ना. जब प्रारंभिक मानव ने अपने भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधा को पूरा कर लिया तो उसके बाद अब क्या आता है जो है परिवहन और संचार. इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. सो लिसन केयरफुली. यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग सेटलमेंट्स किस तरीके से वो लोग बस्तियाँ बसाते थे. Settlements are places where people built their homes. Early human beings lived on trees and in caves. When they started to grow crops, it became necessary to have a permanent home. The settlements grew near the river valley as water was available and land was fertile. With the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. Settlement flourished and civilizations developed near river valleys. Do you recall the names of civilizations that grew along the banks of river Indus? Tigris, Nile and Hangwe. जो बस्तियाँ क्या है कि उस समय क्या होता था कि जो है लोग क्या करते थे, नदी के किनारे बसते थे. आप जानते हैं बसाव स्थान किसे कहते हैं? मीन्स बस्तियाँ क्या होती है? वे स्थान जहाँ भवन अथवा बस्तियाँ विकसित होती है उसे बसाव स्थान कहते हैं. आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए प्राकृतिक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए? जैसे अनुकूल जलवायु होनी चाहिए, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए और उपजाऊ मिट्टी होनी चाहिए. सो स्टूडेंट्स, बस्तियाँ वे स्थान हैं जहाँ लोग अपने लिए घर बनाते हैं. प्रारंभिक मनुष्य वृक्ष एवं गुफाओं में निवास करते थे. ये तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा. जब उन्होंने फसलें उगाना आरंभ किया तो उनके लिए एक जगह स्थायी घर बनाना आवश्यक हो गया. बस्तियों का विकास नदी घाटियों के निकट हुआ क्योंकि वहां पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध था एवं भूमि उपजाऊ थी. व्यापार, वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ ही मानव बस्तियां बड़ी होती गई और नदी घाटी के निकट बस्ती पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ. क्या आपको सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हांगहो नदी के किनारे विकसित हुई सभ्यताओं के नाम याद हैं? अब हम देखते हैं बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं. सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्पररी. मीन्स जो बस्तियां होती है वो दो प्रकार की, एक स्थायी होती परमानेंट होती है एंड एक ये होती है अस्थायी रूप से जो टेम्पररी होती है ना. Settlements which are occupied for a short time are called temporary settlements. जो टेम्पररी जो बस्तियाँ कुछ समय के लिए बनाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? अस्थायी बस्तियाँ. मीन्स टेम्पररी होती है वो. एंड जैसे the people living in deep forest, hot and cold desert and mountains often develop such temporary settlements. They practice hewing, gathering, shifting, cultivation and
transmits. However, more and more settlements today are permanent settlements. In these settlements, people build home to live in. जो अस्थायी बस्तियां किसे कहते हैं? जो कुछ समय के लिए बनाई जाती है, लेकिन जो घने जंगलों, गर्म एवं ठंडे रेगिस्तानों तथा पर्वतों के निवासी अक्सर अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। कौन लोग रहते हैं अस्थायी में? जो जंगलों में रहते हैं, अस्थायी बस्तियों में रहते हैं। वे आखेट और संग्रहण, स्थानांतरित कृषि एवं ऋतु प्रवास करते हैं। यद्यपि अधिकांश बस्तियां आज स्थायी बस्तियां हैं। इन बस्तियों में लोग रहने के लिए घर बनाते हैं। पहले क्या करते थे? जो एक जगह से दूसरे जगह स्थान बदलते थे, वो लोग क्या करते थे? अस्थायी जो टेम्पररी घर बनाते थे। आज क्या हो गया है? आज स्थायी बस्तियां हो गई, क्योंकि मानव अब एक ही जगह बसने लग गया है। यहाँ पर एक जो है संवाद दिया गया है, उसे मैं पढ़ूंगी और आप लोग जो है उसमें से आप लोग सुनिए। लिसन हियर। मैरी का जन्मदिन था। केक काटने के लिए वह अपने मित्रों के साथ गुरप्रीत की प्रतीक्षा कर रही थी। आखिरकार थकी खांसती और हाफती हुई गुरप्रीत पहुंची। उसने बताया कि अत्यधिक यातायात जाम था। मैरी की मां मिसेस थॉमस ने गुरप्रीत की पीठ थपथपा कर गहरी सांस भरी। ओह, हमारे शहर में प्रदूषण बहुत है। प्रसाद हाल ही में गांव से आया था। उसने पूछा, शहरों में इतना प्रदूषण तथा यातायात जाम क्यों होता है? शहरों में बढ़ती आबादी के कारण दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है, मैरी के पिता मिस्टर थॉमस ने कहा। मैरी ने पूछा, तब लोग शहर क्यों आते हैं? उसकी मां ने उत्तर दिया, वे यहाँ नौकरी, बेहतर शिक्षा एवं चिकित्सीय सुविधा के लिए तलाश में आते हैं। मैरी ने फिर पूछा, यदि इतनी अधिक संख्या में लोग शहर में आते रहेंगे तो ये सारे लोग कहाँ रहेंगे? मिस्टर थॉमस ने कहा, यही कारण है कि अत्यधिक संख्या में गंदी बस्तियां एवं अवैध कब्जे वाली बस्तियां दिखाई देती है, जहां लोग भीड़भाड़ एवं अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों में रहते हैं। शहरों में जल एवं विद्युत की कमी एक सामान्य समस्या है। प्रसाद ने कहा, हमारे गांव में बड़े सिनेमा घर, अच्छी सुविधाओं वाले स्कूल एवं अच्छे अस्पताल नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ बहुत सारी खुली भूमि एवं सांस लेने के लिए ताज़ी हवा मिलती है। जब मेरे दादाजी बीमार थे तो उनको शहर के अस्पताल में लाना पड़ा था। स्टूडेंट्स, आप लोग इस जो है कन्वर्सेशन से आप जान चुके हैं कि हम क्या बता रहे हैं आपको। जो ऊपर दिए गए संवाद से बस्तियों के दो विभिन्न चित्रण हमारे सामने आते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जो यहाँ पर दिखाया गया है चित्र में, देखिए ग्रामीण एवं शहरी बस्तियां, है ना, कि किस प्रकार से गांव के लोग रहते हैं और किस प्रकार शहर के लोग रहते हैं। गांव ग्रामीण बस्ती होती है जहां लोग कृषि, मछली पालन, वानिकी, दस्तकारी एवं पशुपालन संबंधी कार्य करते हैं, और ग्रामीण बस्ती सघन या प्रकीर्ण हो सकती है। सघन बस्तियों में घर पास पास बने होते हैं, जबकि प्रकीर्ण बस्तियों में लोगों के घर दूर दूर व्यापक क्षेत्र में फैले होते हैं। इस प्रकार की बस्तियां मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों, घने जंगल एवं अति विषम जलवायु वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये दो प्रकार की जो है इस पिक्चर में दिखाया गया है कि सघन बस्तियां कैसी होती है, जो पास पास होती है, और जो है बिखरी हुई बस्तियां कैसी होती है। स्टूडेंट, डू यू नो ऋतु प्रवास का मतलब क्या होता है? लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रवास कहते हैं। जो लोग पशु पालते हैं वे मौसम में परिवर्तन के अनुसार नए चारागाहों की खोज में निकल जाते हैं, इसे ऋतु प्रवास कहते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग अपने पर्यावरण के अनुकूल घर बनाते हैं। अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ढाल वाली छत बनाते हैं। जिन स्थानों में वर्षा के समय जल का जमाव होता है वहां ऊंचे प्लेटफॉर्म अथवा स्लिट पर घर बनाए जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्लिट पर घर कैसे बने हुए होते हैं। यहाँ पर आप लोगों को दिखाया गया है, ये जो है स्लिट पर घर, इसकी पिक्चर देखिए आप लोग। ये आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं। थिक मड वॉल्ड हाउस विथ thatched roof are very common in areas of hot climate. Local materials like stone, mud, clay,
straw, etc. are used to construct house. गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में मिट्टी की मोटी दीवार वाले घर पाए जाते हैं जिनकी छत घास फूस की बनी होती है। स्थानीय सामग्री जैसे पत्थर, पंख, चिकनी मिट्टी, तृण आदि का उपयोग घर बनाने में किया जाता है। The towns are small and the cities are larger urban settlements. जो नगरी बस्तियों में नगर छोटी एवं शहर उनसे बड़ी बस्तियां होती है। In urban areas, the people are engaged in manufacturing, trading and services. Name some of the village, towns and cities of your state. नगरीय क्षेत्रों में लोग निर्माण, व्यापार एवं सेवा क्षेत्रों में कार्यरत होते हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं? अपने राज्य के कुछ गांवों, नगरों एवं शहरों के नाम लिखिए। अब हम देखते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। अभी हमने पढ़ा था बस्तियां, अब हम देखेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव। परिवहन लोगों एवं सामान के आवागमन के साधन होते हैं। इन द अर्ली डेज इट टुक अ ग्रेट डील ऑफ टाइम। जो पुराने समय में अधिक दूरी की यात्रा करने में अत्यधिक समय लगता था तो क्या करते थे? To travel long distance, people had to walk and used animals to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today people use animal for transport. उस समय क्या होता था? अत्यधिक समय लगता था। उस समय लोग पैदल चलते थे एवं अपने सामान को ढोने के लिए पशुओं का उपयोग करते थे। जैसे पहिए की खोज से परिवहन आसान हो गया। समय के साथ परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास होता गया, लेकिन आज भी लोग परिवहन के लिए पशुओं का उपयोग करते हैं। आप लोग यहाँ पर फिगर 7.5 यहाँ पर इस पिक्चर को देख सकते हैं कि कैसे लोग एनिमल्स को यूज करते थे साधन के रूप में। सो स्टूडेंट्स, हमारे देश में सामान्यतः गधे, खच्चर, बैल एवं ऊंट का प्रयोग किया जाता है ना, उपयोग किया जाता है। इन अवर कंट्रीज डंकीज, मूस, बुलक्स एंड कैमल्स आर कॉमन। ये कॉमन है जिनका यूज जो है परिवहन के लिए किया जाता है। इन द एंडेड माउंटेन्स ऑफ साउथ अमेरिका, helmets are used as are yaks in तिब्बत। जो दक्षिणी अफ्रीका के एंडीज जो पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता है जैसे तिब्बत में याक का उपयोग होता है। The early traders from other countries used the take several months to reach India. They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travels faster. Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus saves time and energy. जो पहले क्या होता था कि जो गधे, खच्चर, बैल, ऊंट, याक इनका सबका प्रयोग होता था, मतलब उपयोग होता था परिवहन के लिए। प्रारंभ में अन्य देशों के व्यापारियों को भारत पहुंचने में अनेक महीने लग जाते थे। वे समुद्री मार्ग से या थली मार्ग से मीन्स जो है सड़क परिवहन से, सड़क मार्ग से आते थे। हवाई यात्रा ने परिवहन को द्रुत बना दिया है ना। आज भारत से यूरोप की यात्रा करने में केवल हमें 6 से 8 घंटे का समय लगता है। इस प्रकार परिवहन के आधुनिक साधन समय एवं ऊर्जा की बचत करते हैं। हमारी क्या समय को बचाते हैं आधुनिक साधन, और हमारी क्या होती है ऊर्जा, एनर्जी भी बचती है और टाइम भी बचता है। सो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी जो इस प्रकार के जानवरों की जो है सवारी की है या फिर अभी आधुनिक में एरोप्लेन की सवारी की है? अब हम पढ़ेंगे परिवहन के 4 मुख्य साधन कौन कौन से हैं। सो अब हम इसे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। ओके, टेक केयर।